Hello everyone and welcome to this final part of model answer discussion जहाँ पे हम मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट GS3 से रिलेटेड जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था उसके दो पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं मॉडल आंसर में जिसमें मैंने और रजत सर ने मॉडल आंसर डिस्कस कर चुके हैं और ये फाइनल पार्ट है जिसमें रिमेनिंग सारे मॉडल आंसर हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर in union budget has been at an all-time high, but capital expenditure for states still remains extremely low. Discuss the role of capital expenditure for ease of doing business and ease of living. तो यहाँ पे अप्रोच क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम डेफिनेशन बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, डेटा बताएंगे यूनियन और स्टेट का कैपेक्स कैसे रहा है पिछले कुछ सालों में, रोल ऑफ कैपेक्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताएंगे, कैपेक्स फॉर ईज ऑफ लिविंग बताएंगे, चैलेंजेस बताएंगे और वे अहेड बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल एक्सप्लेन टू यू द आंसर। कैपेक्स का डेफिनेशन बताना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स टू एनहांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे डेटा में आप देख सकते हैं कि 2023 में गवर्नमेंट का कैपेक्स वाज एट एन ऑल टाइम हाई, यूनियन गवर्नमेंट का, वाइल स्टेट्स का कैपेक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है। देखिए ऑलमोस्ट हाफ ही स्टेट स्पेंड कर रही है। ये आप डेटा बता दिया। ये 8 मार्कर क्वेश्चन है तो हमें इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताना पड़ेगा। ज्यादा आप लिख नहीं सकते बट डायग्रामेटिकली या टेबल के फॉर्मेट में यू कैन कन्वे मोर इंफॉर्मेशन विथ लेस वर्ड्स। यहाँ पे बता दिया कि स्टेट कैपेक्स हैज रिमेन स्टैग्नेंट और डिक्लाइंड अफेक्टिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई ने बताया हुआ है। और यूनियन का कैपेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। अब रोल ऑफ कैपेक्स हम बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करता है और ओवरऑल इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। रिलायबल एंड कंसिस्टेंट पावर सप्लाई रहता है, क्लीन एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोवाइड हो पाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पाता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन के लिए। मतलब अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो ओवरऑल इकोनॉमी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत प्रमोट होगा, मेगा इंडस्ट्रियल हब्स डेवलप हो पाते हैं और लेबर अवेलेबिलिटी भी प्रमोट होती है। अब देखते हैं रोल ऑफ कैपेक्स इन ईज ऑफ लिविंग। पहले तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हम अफोर्डेबल हाउसिंग या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेप्स टेकन में पीएम आवास योजना है जिसमें 2 करोड़ हाउसेस बाय 2024 बनाने की बात की गई है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी प्रोवाइड होगा और कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज भी प्रोवाइड होगी। ऐसे नहीं बस अर्बन एरिया में होगा, रूरल एरिया में भी काफी इंप्रूवमेंट होगा। अब क्योंकि डिस्कस कहा गया है हमें चैलेंजेस, और अगर चैलेंजेस बताएंगे तो वे अहेड भी बताना पड़ेगा। अब देखिए डायग्रामेटिक वेन डायग्राम फॉर्मेट में बताया गया है क्योंकि 8 मार्कर में वी हैव वेरी लेस स्पेस। सो हियर यू कैन सी लॉन्ग पे बैक पीरियड, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैपेक्स में क्या क्या चैलेंजेस है, डेप्थ फाइनेंसिंग एक चैलेंज है। फिर वे अहेड क्या होता है हो सकता है हम पीपीपी मॉडल अपना सकते हैं, असेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं जैसे कि अनयूज्ड लैंड ऑफ रेलवेज कैन बी सोल्ड और रेंटेड आउट टू प्राइवेट प्लेयर्स, और टैक्स रिफॉर्म्स कर सकते हैं जिससे हम टैक्स का ब्रैकेट बढ़ा दें क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 10% ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। अब 11%, 10-11% का हावर करता है तो इतना कम टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहने की वजह से हम टैक्स में ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम टैक्स का ब्रैकेट बढ़ा दे, स्प्रेड आउट कर दे सही से, जैसे अब जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी इंप्रूव हुआ है। सो दीज आर वे अहेड। और फाइनली कंक्लूजन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। इन्वेस्टिंग टुडे इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल paves the road to stronger tomorrow. अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ फर्दर रीडिंग्स के लिए भी चीजें सजेस्ट की है, जैसे आर्टिकल्स है जिन पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं उनको हमने यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड गो एंड रीड दैट आर्टिकल। तो आपका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग विद करंट प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप करंट अफेयर उससे रिलेटेड कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं और से आपको दिखना पड़ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ये रजत सर की वीडियो में आपको मिल जाएगा, उन्होंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन 3 भी रजत सर की वीडियो में आपको मिल जाएगा, उन्होंने डिस्कस कर दिया।
अब क्वेश्चन 4 है, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन प्रोडक्शन बाय मासेस इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। देखो जॉबलेस ग्रोथ ये मेन पॉइंट है यूपीपीएससी का। आप हमारे शोध श्रृंखला देख लीजिए GS3 का, जिसमें हमने सारे PYQ दिखाए हैं और वो क्यों पूछे गए हैं, इसकी कारण मीमांसा भी की है कि क्यों पूछा है, क्या ऐसी बात हुई थी भाई उस साल की बात पूछी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया। बट जॉबलेस ग्रोथ इज एवरग्रीन टॉपिक, एवरी 1 और 2 ईयर्स घुमा घुमा के वो यही सवाल पूछते हैं, तो इसीलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और बस जॉबलेस ग्रोथ पे ही सवाल आता है और डिस्कस द रीजंस, डिस्कस द वे अहेड, डिस्कस द स्टेप्स टेकन। बट यहाँ पे भगीरथ प्लस में हमने इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे लेके गए। हमने प्रोडक्शन बाय मासेस एंड मास प्रोडक्शन, ये 2 पॉइंट्स को भी यहाँ पे इंटरलिंक कराया है। ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इस बार आपने देखा ही प्रीलिम्स में कैसी सिचुएशन हुई है, डिफिकल्ट पेपर आया एंड चिल्ड्रन वर कॉट ऑन द बैक फुट, उनको सॉल्व करने नहीं आया। तो आप यहाँ पे कुछ यूपीएससी लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो यू विल नॉट बी कॉट ऑन द बैक फुट, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी वेल। तो हम लिखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना था। पहले तो मास प्रोडक्शन का डेफिनेशन बता सकते हैं और प्रोडक्शन बाय मासेस का डेफिनेशन बता सकते हैं। मास प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल ऑटोमेटेड प्रोडक्शन ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, और प्रोडक्शन बाय मासेस क्या है? लेबर इंटेंसिव डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एंगेजिंग मोर पीपल इन प्रोडक्टिव वर्क। अब इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ की सिनेरियो क्या है? देखो हमारा जीडीपी तो 7 से 8% तक ग्रो किया है, बट एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 1% से कम ग्रो की है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में 15% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन के लिए कम है, ये 37% दिखाया है, बट एक्चुअली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लेस देन 30% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बहुत कम है और एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जीडीपी में 16%, एम्प्लॉयमेंट में 11%। एग्रीकल्चर का तो उससे भी खराब है, जीडीपी में ऑलमोस्ट बहुत कम 5% के आसपास और 45% इसमें है। देख रहे इधर, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और हमारा जीडीपी पूरा सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, बट हमारा एम्प्लॉयमेंट पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इस वजह से हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, बस ग्रोथ हो रही है, जॉब नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पे बताया व्हाई प्रोडक्शन बाय मैसेज इज एसेंशियल, बूस्टिंग एमएसएमईज एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एसेंशियल है। अब हम अगर क्वेश्चन देख ले फिर से, हमेशा क्वेश्चन को फॉलो करके चलिए, कभी भी डोंट लेट योर माइंड डाइवर्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा है? कमेंट, यानी आपको बताना है मैंने क्या क्या सोचा और अंत में मेरा ओपिनियन क्या है। अब क्या क्या सोचा ये हम बता रहे हैं, हाँ इसका डेफिनेशन ये है, जॉबलेस ग्रोथ कंट्री में ऐसी हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ मासेस बाय मासेस क्यों इंपॉर्टेंट है? एमएसएमईज के लिए, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी कहते हैं कि अगर इंडिया को इस ट्रैप से कोई निकाल सकता है तो वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वही है जो इंडिया को इस जॉबलेस ग्रोथ के ट्रैप से निकाल सकता है। देखो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज 45% बट नीड्स डाइवर्सिफिकेशन, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन बाय मासेस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन बाय मासेस होगा, फिर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट होगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट होगी, फिर से ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब ये एक वर्चुअस साइकिल डेवलप हो जाएगी। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का फोकस होना चाहिए और गिग इकोनॉमी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए भी प्रोडक्शन ऑफ मास बाय मासेस इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंजेस क्या है प्रोडक्शन बाय मासेस में? लैक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल एंड क्रेडिट, 40% एमएसएमईज को क्रेडिट नहीं मिल पाता अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट। लो स्किल एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल, ये तो सभी को पता है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट लिंकेज, पुअर रोड, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट काफी हाई है। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देखो जैसे टॉय इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो छोटी एमएसएमईज को कभी भी खा जाते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं हो पाता। और रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ही, जाने अनजाने जो भी रेगुलेशन है, दे आर मोर कम्बरसम फॉर स्मॉलर प्लेयर्स, बिकॉज उनको और भी चीजें करनी होती है, उनके पास टाइम और रिसोर्सेज कम होते हैं। तो यहाँ पे जब वो फंस जाते हैं ना, यहाँ पे जो उनको टाइम और रिसोर्सेज देने पड़ते हैं,
तो और जगह वो दे नहीं पाते, एंड देन दीज बिजनेसेस सफर। तो अब वे अहेड यहाँ पे बताया, एमएसएमई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है टू टैकल जॉबलेस को। देखा, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन बाय मासेस का इम्पोर्टेंस बताया, फिर चैलेंजेस बताए और कंक्लूजन में ही वे अहेड बता दिया। अब 8 मार्क का क्वेश्चन है तो वी हैव टू गो अ बिट फास्ट, वी हैव टू कीप इट अ बिट क्रिस्प एंड वी कैन नॉट एलैबोरेट ऑन एनी पॉइंट। ऐसे नहीं कि हम उसको सब्सटैंशिएट नहीं करेंगे, हमने सब्सटैंशिएट भी किया है और फास्ट फास्ट आंसर को आगे भी बढ़ाया है, वैसे आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है रजत सर के मॉडल आंसर डिस्कशन में आप देख सकते हैं, उन्होंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी रजत सर ने डिस्कस किया हुआ है, यू कैन सी दैट। क्वेश्चन नंबर 7 रजत सर के मॉडल आंसर डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस इन इंडिया। अब अप्रोच क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर हम से ओपन कर सकते हैं, रिसेंट डेटा को ही बता सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में यूज, चैलेंजेस और कंक्लूड हम करेंगे वे अहेड और इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर बता के। तो देख लेते हैं, ओपन किया है, हेल्थ केयर इज फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। या और एक कंक्लूजन हो सकता है WHO द्वारा इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी जो हम खुद एक्सपेंडिचर करते हैं बिसाइड्स इंश्योरेंस एंड बिसाइड्स गवर्नमेंट, वो ऑलमोस्ट 50% है, जो ग्लोबल एवरेज 18% से बहुत ऊपर है। एंड दिस मेक्स इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी एन इनएविटेबल स्टेप। इसीलिए हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को एक साथ करना बहुत जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी का यूज टेलीमेडिसिन में, एग्जाम्पल ई संजीवनी, मोबाइल हेल्थ में जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप, डिजीज प्रिडिक्शन में जैसे एम्स का AI पावर्ड रेटिनल स्कैन, इजी एक्सेसिबिलिटी में मतलब AI टूल्स को टीबी डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सब में टेक्नोलॉजी का यूज देखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये लिंक अटैच है जहाँ पे आप यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI इन इंडियन हेल्थ केयर, इसका ये न्यूज आर्टिकल है, आप इस पे क्लिक करके यू कैन अवेल इट एंड यू कैन रीड फर्दर ऑन दिस। अब इसका यूज, इसका बेनिफिट इंडिया को ओवरऑल कैसे अफोर्डेबिलिटी प्रमोट करेगा, मेडिकल डिवाइसेस एंड वेरेबल्स, टेलीमेडिसिन, रिड्यूस कंसल्टेशन कॉस्ट, ऑनलाइन मेडिसिन में डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, ब्लॉकचेन से ट्रीटमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगा। मतलब देखो आपका एक ब्लॉकचेन नंबर बन जाएगा, आभा आईडी बन जाएगा। फिर क्या, आपने एक बार आभा आईडी बना दिया, आप पैदा हो गया, आपका आधार कार्ड लिंकेज से आभा आईडी बन गया, फिर आपके जो भी ऑपरेशन हुए हैं, जो भी मेडिसिन आपने जिंदगी भर ली है, वो आपका आभा आईडी डाल के डॉक्टर को दिख जाएगा, भाई इसने ये किया है, ये किया है, ये किया है। वो इजीली आपको रिकमेंड कर पाएंगे, वो इजीली बता पाएंगे। आपका हिस्ट्री रखना काफी एफिशिएंट हो जाएगा, उससे ह्यूमन रिसोर्स की नीड भी कम हो जाएगी और इंटीग्रेशन हो पाएगा टेक्नोलॉजी का। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, रोबोटिक सर्जरीज, 3D प्रिंटिंग, पेशेंट रिकवरी इंप्रूव होगी रोबोटिक सर्जरीज के वजह से, AI का डिजीज डायग्नोसिस में इस्तेमाल होगा और मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करने में भी हेल्प होगी। अब चैलेंजेस क्या है, हेल्थ का टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन में डिजिटल डिवाइड है। According to Oxfam, 70% of the population has poor or no connectivity to digital services. क्योंकि इंडिया एक रूरल कंट्री है जिसमें अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं है और 70% पॉपुलेशन को आज भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाई इनिशियल कॉस्ट है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी है एंड डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। सपोज आपकी जो भी डिजीज है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आपके आभा आईडी में स्टोर्ड है और कल कोई हैकर आपका आभा आईडी हैक कर ले और फिर आपको ब्लैकमेल करने लग जाए कि मैं सबको बता दूंगा आपको ये डिजीज है, वो डिजीज है, कोई भी सोशल स्टिग्मा वाली डिजीज भी लोगों को हो सकती है, और अगर वो हैक हो जाए फिर उस इंसान से पैसे लूटना कितना आसान हो जाएगा। तो इसके पहले कि डिजिटल प्राइवेसी नहीं है तो ही हम लोगों की एकदम प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर करेंगे, तो उसको सिक्योर करना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो दैट इज अ मेजर चैलेंज। अब कंक्लूजन में लिखा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाज कंसीव्ड एज एन इक्वलाइजर with potential to accelerate the efforts of healthcare.
It is vital to reap demographic dividend of India and accelerate our economy to realize our targets. Okay. अब ये जो क्वेश्चन है हीट वेव्स वाला, या आप मेरे मॉडल आंसर डिस्कशन वाले वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है ये फ्रीली। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आप मेरे मॉडल आंसर डिस्कशन में देख सकते हैं। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स कवर किए उस वीडियो में, और अभी मैं इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ वाले टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी। दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो डिस्कस्ड बाय मी इन द अर्लियर वीडियो विच यू कैन सी। Now we are discussing question number 12. Poverty in India has declined in terms of percentage, which is mostly based on consumption parameters. At present, to what extent does poverty estimation cover health, education, other services? Discuss, चर्चा करें। पहले तो poverty का definition हम देंगे। Decline in poverty based on consumption pattern बताएंगे। Okay? फिर हम बताएंगे कौन से extent तक poverty estimation ने health, education और अदर चीजों को कवर किया है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह की बातें करेंगे, और विकसित भारत के कॉन्सेप्ट से हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी जो कि 2.15 पर डे डिक्लाइन हुई है, ऑलमोस्ट अभी 10% ही बचे हैं, और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 25 करोड़ लोगों को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर खींच लाए हैं। या हम पॉवर्टी का डेफिनेशन, ये डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन है, या हम पॉवर्टी का डेफिनेशन भी दे सकते हैं, लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल सर्विसेज नीडेड टू मीट द बेसिक नीड्स। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन पैरामीटर, अब जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक सर्टन रुपीज रखे जाते हैं। सपोज 100 रुपीज में रख दू, अगर आप दिन में 100 रुपीज कंज्यूम करने के, 100 रुपीज खर्चा करने के पोजीशन में हैं, तो आप इस लाइन के ऊपर है, मतलब आप पुअर नहीं है। और अगर आप 100 रुपीज भी दिन में खर्चा नहीं कर पा रहे, तो आप इस लाइन के नीचे है, मतलब आप पुअर है। दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। और देखो, रूरल में ये जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है और अर्बन एरिया में अलग अलग है। रूरल में ऑलमोस्ट 3000 दिया है मंथली एक्सपेंडिचर। देखो, रूरल पॉवर्टी, ये जो मंथली एक्सपेंडिचर एक सर्टेन लेवल के ऊपर खर्च करने का कैपेसिटी, वो डिक्रीज हुआ है, और अर्बन में भी वो डिक्रीज हुआ है। पर एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन भी तो पार्ट है ना भाई। आप ये खर्चा कर पा रहे हो मतलब आप गरीब नहीं हो, ऐसे नहीं है। क्या पता आप अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन ना देते हो, हेल्थ ना देते हो, और बस खाना देते हो या बस खर्चा करते हो, तो भी तो आप पुअर हुए ना। सो सिर्फ कंजम्पशन पे पॉवर्टी मेजर करना इज अ फैलेसी। इसीलिए जब तेंदुलकर कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था कि नहीं, आप लाइफस्टाइल पे मेजर कीजिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब नीति आयोग ने लाया अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें क्या क्या कंसिडर होता है, हेल्थ इंडिकेटर्स भी कंसिडर होते हैं, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कंसिडर होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कंसिडर होते हैं, एंटीनेटल केयर कंसिडर होता है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। अब देखिए, और एजुकेशन भी कंसिडर होता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंसिडर होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 पैरामीटर्स हैं जिसपे सब मेजर करते हैं, और फिर बोलते हैं आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो या नहीं। पर इस मेजरमेंट में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को इग्नोर किया जाता है, जबकि इन डिजीजेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत है। जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनको हम कवर नहीं कर रहे हेल्थ पैरामीटर्स में, पर एक्चुअली इफ यू हैव मेंटल हेल्थ इशू, आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कितना नेगेटिवली अफेक्ट हो पाएगा। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो दिस ऑल इज नॉट मेजर्ड। लैक ऑफ रियल टाइम हेल्थ डेटा, देखो ये जो है एनएफएचएस और एनएसएसओ सर्विस फ्यू इयर्स में होता है, तो टाइमली हम पॉवर्टी नहीं मेजर कर पाते। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस हेल्थ केयर का कम है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसको हम नहीं मेजर करते। अब स्कूलिंग के कौन से इंडिकेटर्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मेजर होते हैं, इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। इस पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फोकस करता है। पर क्या चैलेंजेस है, अर्बन और रूरल डिवाइड को ये लोग कंसिडर नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर
कितना है वो मेजर नहीं होता। टीचर क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या बस पढ़ाना है बोल के पढ़ा रहे हैं, ये मेजर नहीं होता है। टीचिंग आउटकम्स क्या है, कितने बच्चों को आता है, सच में लिटरेट है, सच में स्किल्स है, ये मेजर नहीं होता है। अदर सर्विसेज, अब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें अदर सर्विसेज जैसे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड असेट्स, ये भी ये लोग मेजर करते हैं। पर चैलेंजेस क्या है, इनइक्वालिटी को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए जो इनइक्वालिटी है कंट्री में, मतलब टॉप 10% कंट्रोल 57% ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज नॉट मेजर्ड इन दिस बेसिक सर्विसेज। और भी जैसे जेंडर डिवाइड है, एक घर में अगर आप पूरा घर देखें तो अमीर होते हैं लोग, पर जो औरतें हैं वहां की वुमेन है उनमें कोई भी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अभी लेटेस्ट में मैं मिसेस मूवी देख रही थी, इन दैट फैमिली, वो जो फैमिली दिखाई है उसमें बोथ हर हस्बैंड एंड हर फादर इन लॉ और डॉक्टर्स, वो काफी रिच होते हैं बट उसको खुद को खर्चा करने को कोई पैसे नहीं होते। तो एक्चुअली इंडिविजुअल पॉवर्टी है जो, वो भी मेजर नहीं हो पाती है। और जो सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन लोगों पे होता है कास्ट, जेंडर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो भी हम लोग यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते हैं। देखिए फिर कंक्लूजन है, अर्ली कमिटीज लकड़ावाला एंड तेंदुलकर फोकस ऑन एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड्स while नीति आयोग is now preferred considering holistic poverty reduction. Poverty anywhere is said to prosperity everywhere, hence it must be eliminated to realize development goals by 2030. ठीक है, तो आई होप ये जो इतना होलिस्टिक क्वेश्चन था इसमें आपको ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे पॉवर्टी मेजर होती है आपको पढ़ने मिला, लिखने मिला, फिर ओवरऑल होलिस्टिकली कैसे मेजर होती है और उसके चैलेंजेस क्या है वो भी आपको देखने मिले। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी यूजफुल फॉर योर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन। और इस पर सवाल भी पूछा जा चुका है। So I hope you understood it. If you have any questions, you can ask me in the comments. I will definitely try to answer each and every one of the comment. Okay. Up next है, food processing industry in India cannot achieve its goals without improving supply chain management and agricultural marketing. Comment keeping in view the experience of developed economies. Role of FPI बताना है, goals of FPI बताना है, role of supply chain management for improving FPI बताना है, रोल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फॉर इम्प्रूविंग एफपीआई बताना है, डेवलप्ड इकोनॉमीज के एक्सपीरियंसेस बताना है और फिर एंड में कंक्लूड करना है। अब देखो यहाँ पे ओपन किया है, एफपीआई इज एन इमर्जिंग सनराइज सेक्टर विद सीएजीआर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10%। गोल्स क्या है, डिसेंट्रलाइज लाइवलीहुड, ह्यूज पोटेंशियल है इसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर सकता है। अब सप्लाई चेन का क्या रोल है एफपीआईज में, रिड्यूस्ड वेस्टेज थ्रू एडवांस स्टोरेज, टाइमली डिलीवरी करने में हेल्प करेगा, कॉस्ट रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, मार्केट्स को बेटर एक्सेस मिलने में हेल्प करेगा, ये सप्लाई चेन का रोल है। फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या रोल है, फार्मर्स को एम्पावर करेगा, रियल टाइम डेटा देगा, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को इम्प्रूव करेगा। आपको डेफिनेटली अभी इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट जो कोरियन स्किन केयर सीरम्स मिलते हैं आपको, सीरम्स आप अगर स्किन केयर में इंटू हो तो 1000 से नीचे नहीं मिलते ये सीरम। पर इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना, ये बॉटल, इतनी बड़ी बॉटल होती है, इसमें इतना सा प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट ना 50 रुपए का भी नहीं होता है। अगर आप मेडिकली इसको मैन्युफैक्चर करने जाओ, जो भी वो केमिकल्स होते हैं, 50 रुपए से भी कम के होंगे, जबकि आपको 1000 रुपीज में बेच रहा है। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड, उनका पैकेजिंग, उनका ब्रांडिंग, उनका मार्केट अपील इस्तेमाल करके इसको इतना ज्यादा इन्फ्लेट किया जाता है। वैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इस्तेमाल करेंगे अगर हम फूड प्रोसेसिंग में, तो थोड़ा तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, प्राइसेस अच्छे मिलेंगे, रीच भी डेवलप होगी, न्यू मार्केट्स डेवलप होंगे। जैसे आईटीसी जो है रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड सेगमेंट्स में एंट्री की है उन्होंने, और अफ्रीका में भी उनका काफी अच्छा प्रमोशन है, वो लोग अफ्रीका में भी सेल करते हैं। तो वैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारे मार्केट्स को विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर्स हो गया, इनको भी एग्रीकल्चरल मार्केट में डाल के एफपीआई को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या है, लॉजिस्टिक एंड कोल्ड चेन, यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया है। मार्केट लिंकेज, जापान का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं,
और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ये देखिए जो सजेस्टेड रीडिंग्स है, इसमें देर आर ऑल आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड यू कैन रीड फर्दर ऑन इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी का। is required to achieve the goal of developed India, whereas knowledge economy is not possible without adequate investment in future technologies. Discuss this statement keeping in view efforts made in context of India. हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा, नॉलेज इकोनॉमी को डिफाइन कर देंगे, केस स्टडी और एग्जाम्पल से बताएंगे नॉलेज इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस, इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स हैं, और इंडिया के पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं और इसको एंड कर सकते हैं। अब देखिए नॉलेज इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर ग्रोथ इज प्राइमरली ड्रिवन बाय इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इनोवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन प्रोडक्शन, मतलब नॉलेज का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, सर्विसेज हो गए, इसमें कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है पर नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एआई, स्पेस, क्वांटम, बायोटेक, ये हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज है, इनमें हाई कंपटीशन है और ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये सब नॉलेज इकोनॉमी के फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का क्या रोल है नॉलेज इकोनॉमी में। एआई एंड ऑटोमेशन ऑलमोस्ट 500 बिलियन ऐड कर सकता है इंडिया की जीडीपी में। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब और इंक्लूसिव बना सकता है। स्पेस सेक्टर भी 40 बिलियन ऐड कर सकता है। सेमीकंडक्टर्स ये 600 बिलियन ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बिलियंस, दिस इज अ ह्यूज नंबर, दिस इज अ ह्यूज नंबर। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी, बायोटेक, ये भी काफी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। ड्रग डिस्कवरी, प्रेसिजन मेडिसिन, जीन एडिटिंग टेक्निक्स में, दिस इज ऑल पोटेंशियल्स विच आर पॉसिबल। अब इंडिया ने क्या क्या स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स लिए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट किया है, ईएलआई स्कीम लाई है सेमीकंडक्टर्स के लिए, एआई मिशन लाया है, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन मिशन, और ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए हुए, डेटा दिया हुआ, देखो ऐसे ही लिखना है आपका मेन पॉइंट, फिर वहां पे नीचे एग्जाम्पल और डेटा से सब्सटेंशिएट करेंगे। देखिए फिर कुछ कुछ इश्यूज भी है इंडिया के, जैसे हमारा स्किल डेफिसिट है, हम कैपिटल इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अकॉर्डिंग टू AICTE 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है, बाकी 50% को कुछ आता जाता है नहीं, बस पास हो गए हैं। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और ये एकदम हाई स्पीड सेक्टर्स हैं ये, जो बहुत फास्ट डेवलप होते हैं। अब देखिए डीप फेक आ गया चाइना का, उसने जो ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी का पेरेंट कंपनी है, उसके स्टॉक्स बहुत फास्ट गिर गए। नेवेडिया जो उनके चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके भी स्टॉक्स बहुत फास्ट गिर गए। तो ये एकदम वोलेटाइल और हाई इंटेंसिटी सेक्टर है जिसको कांस्टेंट हमें टच में रहना पड़ेगा। और ग्लोबल नॉलेज हब का अगर हमको हमारा पोजीशन वापस पाना है तो हमने फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का स्वप्न तभी पूरा होगा जब हम भविष्य की तरफ देखकर हमारे पास्ट की ग्लोरी को रीअचीव करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द 15 number question. At present, India's share in the global space market is only 2%, which is targeted to be increased to 15% by 2047. To what extent are India's efforts sufficient to achieve this goal? पहले हम बताएंगे स्पेस मार्केट का इम्पोर्टेंस, इंडिया के लो शेयर के रीजंस, एफर्ट्स टेकन, और कंक्लूड करेंगे स्टेप्स नीडेड टू अचीव द टारगेट। तो देखिए कि ग्लोबल स्पेस मार्केट जो है ऑलमोस्ट 500 बिलियन वैल्यू है उसकी, और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि वो 1 ट्रिलियन रीच करेगा 2040 तक। तो बस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, और एडवांसमेंट के लिए भी स्पेस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और मार्स पे, मून पे ऑल्टरनेटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, एंड जिस प्रोग्रेस से, जिस पेस से ह्यूमैनिटी डेवलप कर रही है, मे बी हमारे लाइफ टाइम में ही हमें कुछ ऐसा देखने मिल जाए। तो इंडिया का इतना लो शेयर क्यों है? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम है क्योंकि 2020 तक इसरो की नियर मोनोपोली थी। इंडिया बहुत ही कम स्पेंड करता है स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, एंड R&D इन जनरल उस पर सिर्फ 0.7% हम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो हम इन जनरल ही R&D पे बहुत कम स्पेंड करते हैं। और
जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप्स, सेंसर्स और एडवांस मटेरियल्स पे है, क्योंकि हम सारी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो इम्पोर्ट करते हैं। हम कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरी कंट्रीज हमारे सप्लाई चेन को वेपनाइज कर लेती है हमारे खिलाफ, और हमें कुछ डिस्ट्रप्टिव करने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल ही हमारा खुद का नहीं है। अब इंडिया के पास लार्ज स्केल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी नहीं है, जैसे कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक है, वैसे कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे चाइना सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है इंडिया के खिलाफ। वैसे ही स्पेस में भी इंडिया को लिमिट करने की कोशिश की जाती है, और कोई डेडिकेटेड स्पेस लॉ नहीं है इंडिया के पास। अब एफर्ट्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने? इनस्पेस और एनएसआईएल लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। स्पेस पॉलिसी है, बहुत सारी कंपनीज जैसे कि स्काई रूट है, अग्निकुल है, पिक्सेल है, इनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये स्पेस स्टार्टअप्स है। इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर मिशन हमने लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च किया। तो वही हमारी जो पॉलिसी एम्स टू एक्सेलरेट कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड एनहांस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस को स्पेस इकोनॉमी में इंप्रूव करना चाहिए। देखिए, नेशनल स्पेस पॉलिसी के कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे मॉडल आंसर डिस्कशन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो लेट अस चेक द 17th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मेन रीजन फॉर फेलियर टू अचीव द टारगेट ऑफ क्लीनिंग रिवर्स इन इंडिया is the lack of proper identification of sources of sewage and lack of proper management to deal with it. कमेंट यानी अपना ओपिनियन दीजिए, बताइए। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा? स्टेटस अबाउट polluted rivers of India, टारगेट ऑफ क्लीनिंग रिवर्स, why lack of proper identification of source of sewage and what can be done, मतलब क्यों प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पा रहे हैं और क्या करना चाहिए। फिर और क्या इश्यूज है, प्रॉपर मैनेजमेंट के और क्या इश्यूज है, फिर उसमें क्या करना चाहिए, स्टेप्स टेकन, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और वे अहेड, और कंक्लूड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स से। अब हम देखते हैं सीपीसीबी के अकॉर्डिंग 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा मोस्ट अफेक्टेड है। 70% ऑफ इंडिया सर्फेस वाटर इज कंटेमिनेटेड। भाई, बिग नंबर कैन बी कोटेड एवरीवेयर दिस डेटा। अब क्लीनिंग रिवर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? गंगा का है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, अटल भूजल योजना है, जीरो डिस्चार्ज, अविरलता, ई फ्लो इनिशिएटिव, रिवर सिटीज अलायंस भी है। अब लैक ऑफ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन क्यों है? रियल टाइम पोल्यूटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं है, जिससे अनरेगुलेटेड वेस्ट डिस्चार्ज होता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। ठीक है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, अनट्रैक्ड सीवेज इनफ्लो है। अगर आप प्लान और सैंक्शन करके अपनी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो उसका जो सीवेज आपको डायरेक्टली नदी में छोड़ना पड़ेगा, आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और ऐसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से अनट्रैक्ड इनफ्लो होएगा। इलीगल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड वीक एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट लॉज। एक्चुअली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में दिया है, ईपीए में दिया है कि अगर आप पोल्यूट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फाइन हो सकते हैं, लैक्स में फाइन हो सकता है, पर उसका एनफोर्समेंट ही नहीं है। उस चक्कर में इलीगल इंडस्ट्रीज कर देते हैं सारा गंदगी। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? एसटीपीज इनएडिक्वेट है, सिर्फ 28% सीवेज ट्रीट होता है। और प्रॉब्लम्स क्या है? सॉलिड वेस्ट डंपिंग भी होती है रिवर्स में, रिवर का ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाता है। मतलब देखिए, अगर रिवर है और इतना उसका बेड है, रिवर बेड है, इतना अगर पानी फ्लो हो रहा है तो पानी खुद को क्लीन करते जाएगा, पर अगर आप इतना ही पानी फ्लो कराएंगे तो जो भी डेब्रिस है, जो भी सीवेज है, वो यही रह जाएगा, उसको क्लीन ही नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इतना पानी कम है तो रिवर सेल्फ क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है। अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जीआईएस मैपिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम सेंसर्स लगा सकते हैं। अब मैं उस वेबसाइट का नाम भूल रही हूँ, उस वेबसाइट में ना डेनमार्क में एक लेक है, उस लेक में ना ऐसे गेट है जिसको खोलना पड़ता है ताकि मछलियां, जब सैल्मन फिश का सीजन चल रहा होता है तो मछलियां ऊपर स्विम करके जा पाए। पर इस गेट को हमेशा खुला रखेंगे ना तो बहुत पानी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए गेट बंद रखते हैं। उस वेबसाइट पे हम जाके बटन क्लिक करेंगे ना तो 2 सेकंड के लिए गेट खुलेगा, तो कोई कोई जाके देखता है कैमरा में मछली है क्या यहाँ पे,
ठीक है, फिर बटन प्रेस कर देते हैं वेबसाइट से, ये गेट खुलता है 2 सेकंड के लिए, मछली चली जाती है, गेट फिर से बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, अक्रॉस द ग्लोब कोई भी ये बटन क्लिक कर सकता है। तो वैसा कुछ इंडिया में रियल टाइम सेंसर से होना चाहिए। मैं आपको ये ग्रुप पे बता दूंगी कौन सी वेबसाइट है ये, सैलमन ट्रैकर या कुछ है, आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होना चाहिए, कम्युनिटी लेड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, और प्लास्टिक डंपिंग पे बैन आना चाहिए। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान है, अमृत मिशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रिवर रिजनरेशन फंड्स है, और वेटलैंड कंजर्वेशन की भी कोशिश की गई है। अब कंक्लूजन में हम बताएंगे, रिवर्स आर लाइफलाइंस ऑफ इंडिया, सपोर्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए रिवर्स बहुत ही जरूरी है। अब 18 नंबर क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल आंसर डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 19 नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है एनालाइज द इंसर्जेंसी मूवमेंट्स इन इंडिया with special focus on northeast and left-wing extremism, as governance reforms alone cannot be sufficient to combat this menace. Suggest a comprehensive strategy to counter the narrative of insurgents. मतलब पहले तो क्या कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो बताना, एनालाइज करना है, इम्पैक्ट भी आप बता सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे ज्यादा फोकस करना है, फिर बताना है गवर्नेंस रिफॉर्म्स या सिक्योरिटी रिफॉर्म्स क्या लिए है, क्यों वो सफिशिएंट नहीं है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी सजेस्ट करनी है। अब देखिए ओपन किया गया है विद एग्जांपल्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश हैव फेस्ड मिलिटेंट मूवमेंट्स। अब रीजंस क्या क्या है, हिस्टोरिकल रीजंस बताए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी इकोनॉमिक रीजंस बताए गए हैं इनका। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्मेट में दिखा है कि कौन सी जगह पे कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव है, तो आप भी ऐसा डायग्राम बना के दिखा सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए आंसर में। फिर माइग्रेशन का डेमोग्राफिक रीजन भी बताया गया है, गवर्नेंस रीजन है एस्पा का, और सपोर्ट जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनेशनल फैक्टर है, वो भी यहाँ पे बताया कि व्हाट आर द रीजंस। फिर क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना चाहिए, स्पेशल इंसेंटिव्स देने चाहिए, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एथनिक रिकंसिलिएशन कमीशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ये रिफॉर्म्स इसके लिए बताए गए हैं। जबकि यहाँ पे पूछा गया एनालाइज करो, तो रीजंस बता दिए, और गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या क्या एक्स्ट्रा करने चाहिए वो बता दिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स अभी तक लिए क्या है और वो पीछे कहाँ रह गए। देखो गवर्नेंस रिफॉर्म्स लिए हैं, पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं हम काफी, बॉर्डर सिक्योरिटी में कोबरा बटालियन, देन वी हैव BSF at the Bangladesh border, then we have Assam Rifles, then we have ASPA, फिर ऑपरेशन सद्भावना भी लॉन्च की है आर्मी ने। फिर और क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, हमने ट्राई किया है रिकंसिलिएशन ट्रीटीज का, जैसे कि बोडो अकॉर्ड है या नागा पीस अकॉर्ड है, वी हैव ट्राइड ऑल दिस, बट इसमें लिमिटेशंस कहा है। लिमिटेशंस ये है कि हम उनका ट्रस्ट नहीं जीत पाए, ट्रस्ट। फिर कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स वो लोग बताते हैं जो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है वो हम नहीं रीच कर पाए हैं। और क्या है, वुमेन एंगल, वुमेन एंड सोशल एंगल हम लोग नहीं कंसिडर कर पाए हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस है, एफर्ट्स लिए हुए हैं, और फिर उसके लिए अब यहाँ पे वे अहेड रिफॉर्म्स हमने सजेस्ट कर दिया। कंक्लूजन में फाइनली इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे जरूरी है और पॉलिटिकल डायलॉग कैसा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, ये भी हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज ड्रोन टेररिज्म, साइबर अटैक्स एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, सजेस्ट एन इफेक्टिव मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी। अब तो पहले बताएंगे कि नॉन सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, फिर उनका थ्रेट हाईलाइट करेंगे, ड्रोन का, साइबर अटैक का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी बताएंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ये अप्रोच होना चाहिए। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, वो जो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं स्टेम होते हैं,
वो नेशन की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। ये लोग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ भी अफेक्ट करते हैं और उसको एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच से हैंडल करना पड़ सकता है। तो यू कैन डिफाइन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों है? टेरर ग्रुप्स यूज करते हैं क्रॉस बॉर्डर एडवर्सरीज के लिए, स्मगलिंग वेपन्स, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव्स, जैसे कि 2021 का जम्मू एयरफोर्स स्ट्राइक अटैक। अब ड्रोन्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्स मेजर्स होने चाहिए? काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सर्वेलेंस, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए। अब साइबर अटैक क्या क्या करते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को अटैक कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अटैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एम्स का साइबर अटैक 2022 में। ये जनरल पब्लिक को भी रैंसमवेयर, फिशिंग और डेटा ब्रीच में अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि WannaCry एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट किया है। रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि ISIS ट्राइज टू रिक्रूट पीपल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी सर्टिन, ये एक टीम है जो रैपिड साइबर अटैक रिस्पॉन्स करती है, इंडिया की ही टीम है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोलैबोरेशन, ऐसा डिमांडेड है कि 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमें लगेंगे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। तो दिस इज एज गुड एज बिल्डिंग अ साइबर आर्मी। तो गवर्नमेंट तो इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और उनकी भी सिक्योरिटी एज एसेंशियल है। अगर गूगल पे की सिक्योरिटी इंश्योर होगी तभी इंडिया की इकोनॉमी की सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो दोनों को एक साथ कोलैबोरेशन में काम करना जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी एक नॉन सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे कि डीप फेक, फेक न्यूज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं? कंटेंट मॉडरेशन, अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा यूट्यूब कंट्रोवर्सी जो चल रही है समय रैना वाले शो की, तो कैसा कंटेंट यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आना चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्गर लॉज होने चाहिए, कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, फैक्ट चेकिंग होना चाहिए और मीडिया लिटरेसी भी होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सोर्स ट्रस्टेबल है। फिर साइबर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट, जैसे आपको पता है कि IT सेल्स होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, जिससे वो लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं। उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए मीम्स, अगर वो लोग गलत मीम्स बना रहे हैं तो हम भी तो सही मीम्स बना के लोगों को सही से एजुकेट कर सकते हैं। जैसे मुंबई ट्रैफिक पुलिस का मीम पेज है जिसमें वो लोग ऐसे मीम से बताते हैं हेलमेट पहनना चाहिए, क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो सच इनोवेटिव मेजर्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करना, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन ऑपरेशन लॉन्च करना, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी, रिहैबिलिटेशन, अगर आप पहले से इन्वॉल्व हो गए हो टेररिज्म में फिर भी आपको वापस आने का चांस देना, और AI बेस्ड सर्वेलेंस करना सोशल मीडिया साइट का, ताकि कहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है उस सोर्स पे हम उनको पकड़ सके और रोक सके। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी रखना, क्योंकि डिजास्टर भी एक नॉन सिक्योरिटी थ्रेट है जो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। हेल्थ केयर और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस भी हाई रखना, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को भी प्रमोट करना। ओके तो कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, इसीलिए हमको डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और पब्लिक अवेयरनेस को सेफगार्ड करना क्रूशियल है नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे वे अहेड हमने कंक्लूजन में ही बता दिया है, तो यू कैन इवन ट्राई दिस मॉडल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम आवर साइड फॉर फुल लेंथ टेस्ट ऑफ GS3। सारे मॉडल आंसर मैंने डिस्कस कर दिया है। बचे हुए मॉडल आंसर रजत सर की वीडियो में और मेरी वीडियो में आपने देख सकते हैं। ऐसे 3 पार्ट सीरीज में we have completed the discussion of model answers for full length test GS3 and I hope this was fruitful। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every one of your doubt and thank you for your valuable time। इसका मॉडल आंसर आपको भगीरथ प्लस के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और इनकेस आप हमारे पेड कोर्स के पार्ट नहीं है तो आई डोंट नो, आप मैं देखती हूँ कहाँ से अवेलेबल होगा, बट भगीरथ प्लस के स्टूडेंट्स को, जो पेड कोर्स के स्टूडेंट्स है, इनको तो ये PDF ऐप पे भी अपलोडेड हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड आई होप दिस डिस्कशन वाज यूजफुल इन योर प्रिपरेशन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।